सभी को नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन देखते हैं कागज़ उद्योग। देखिए, कागज़ उद्योग है वो काफ़ी पुराना उद्योग रहा है। पुराने समय से भारत में विभिन्न वनस्पति अंशों को सड़ा गला के और लुगदी तैयार करके और फिर कागज़ बनाया जाता था। वर्तमान में कागज़ उद्योग के अंतर्गत विभिन्न फसलों और वनस्पतियों जिसमें पेड़ पौधों के जो अवशिष्ट भाग हैं, तो उन अवशिष्ट भागों से लुगदी तैयार करके और फिर कागज़ बनाया जाता है। वर्तमान जो कागज़ का निर्माण हो रहा है उसके अंतर्गत अपन देखें तो 70% जो कागज़ का निर्माण है वो गन्ने की जो सीठी होती है, यानी गन्ने का जो अवशिष्ट होता है, खोई, जिसको सीठी या खोई कहते हैं, सीठी या खोई। तो गन्ने की सीठी या खोई से जो है वो कागज़ बनाया जाता है। गन्ने को पिरा के और उसमें से रस निकाल लिया जाता है। बाकी जो अवशिष्ट भाग बच गया उसको सड़ा गला के लुगदी तैयार करके और फिर कागज़ बनाने में काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से 70% जो कागज़ है वो गन्ने की खोई से तैयार किया जा रहा है। कागज़ निर्माण उद्योग जो है उसकी अपन देखें विकास अगर देखें तो सबसे पहले श्रीरामपुर पश्चिमी बंगाल में एक कारखाना है वो खोला गया था, लेकिन ये कारखाना असफल रहा। ठीक है, पश्चिम बंगाल में पहला प्रयास हुआ, श्रीरामपुर में कारखाना खोला गया जो कि असफल रहा। इसके बाद में 1810 में एक कारखाना हुगली में खोला गया और 1867 में एक कारखाना जो है वो मद्रास में खोला गया, लेकिन ये दोनों कारखाने हैं वो भी असफल रहे। तो इस प्रकार से देखें तो श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल का कारखाना, हुगली का कारखाना और मद्रास का जो कारखाना है, ये तीनों कारखाने हैं वो असफल रहे। इसके बाद में 1879 में लखनऊ में इंडियन पेपर मिल के नाम से एक कारखाना है वो स्थापित किया गया। तो ये जो कारखाना है वो भारत का प्रथम कागज़ का सफल कारखाना कहलाता है। इसके बाद में एक जो कारखाना है वो अपने यहाँ पे खोला गया फिर 1881 में पश्चिमी बंगाल के टीटागढ़ में। ठीक है, ये काफ़ी प्रसिद्ध कारखाना है, टीटागढ़ का कारखाना। तो 1881 में ये कारखाना है वो स्थापित किया गया। स्वतंत्रता के समय इस उद्योग की स्थिति अगर अपन देखें तो स्वतंत्रता के समय यानी 1947 में कुल 17 जो बड़े कारखाने हैं कागज़ के वो यहाँ पे स्थित थे और इनके द्वारा 19,000 टन कागज़ का जो उत्पादन है वो भारत में किया जाता था। और वर्तमान में ये जो उद्योग है उसके अंतर्गत कारखाने वर्तमान में बढ़ के छोटी बड़ी 800 यूनिट हो गई है, यानी 800 के लगभग जो कारखाने हैं वो वर्तमान में कार्यरत हैं और 128 लाख टन कागज़ का निर्माण जो है वो वर्तमान में किया जा रहा है। और इसके अंतर्गत यानी टोटल जो उत्पादन हो रहा है वर्तमान में उसका 65% जो भाग है वो अखबारी कागज़ में, यानी अखबार में काम में ले लिया जाता है। 65% जो टोटल अपने यहाँ पे उत्पादन हो रहा है उसका 65% जो भाग है वो अखबारी कागज़ के रूप में काम में ले लिया जाता है। स्थायीकरण देखें अपन कि जो उद्योग है वो कहाँ पे लगाए जाते हैं, तो उसके लिए 2 फैक्टर हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है इसमें। एक तो है इसका कच्चा माल। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, पेड़ पौधों के अवशिष्ट भागों के रूप में या फिर फसलों के अवशिष्ट भागों के रूप में, उन क्षेत्रों में ये उद्योग ज़्यादा केंद्रित है। और दूसरा है इसमें परिवहन। ये 2 फैक्टर हैं वो सबसे ज़्यादा इसको प्रभावित करते हैं। यानी कनेक्टिविटी जो है, जैसे कच्चा माल है वो लाने के लिए, तैयार माल है वो दूसरे क्षेत्रों में ले जाने के लिए जो है परिवहन की जो सुविधा है वो उत्तम प्रकार की होनी चाहिए। अब हम इसमें बात करें उत्पादन की। उत्पादन में पहला है पश्चिमी बंगाल।
पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत जो कारखाने हैं वो आपके टीटागढ़, रानीगंज, कोलकाता और त्रिवेणी। पश्चिमी बंगाल में टीटागढ़, रानीगंज, कोलकाता और त्रिवेणी में जो कारखाने हैं वो स्थापित किए गए हैं। टीटागढ़ काफ़ी प्रसिद्ध है, यानी टीटागढ़ का जो कागज़ है वो वर्तमान में भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा महाराष्ट्र, दूसरा जो स्थान है वो आता है महाराष्ट्र का। इसमें मुंबई, पुणे, चंद्रपुर, पिंपरी और कामठी। ठीक है, महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, चंद्रपुर, पिंपरी और कामठी में जो है कागज़ उद्योग है वो केंद्रित है। इसके बाद में अपन बात करें उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, और सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और लखनऊ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ। ठीक है, यहाँ पे ये कागज़ उद्योग है वो ज़्यादा मात्रा में केंद्रित है। इसके बाद में अपन बात करें मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भोपाल मध्य प्रदेश का काफ़ी अहम रोल है। भोपाल का जो नेपानगर है, न्यूज़ प्रिंट जो अपने अखबारी कागज़ है उसका सबसे बड़ा केंद्र है। न्यूज़ प्रिंट का जो उत्पादन है भोपाल के नेपानगर में किया जाता है। इसके अलावा रीवा और होशंगाबाद भी काफ़ी प्रसिद्ध है। होशंगाबाद में जो अपने करेंसी नोट बनते हैं, यानी अपनी जो मुद्रा है भारतीय रुपया, तो रुपया बनाने के लिए जो कागज़ होता है वो कागज़ जो है वो यहाँ पे होशंगाबाद में तैयार किया जाता है। इसके अलावा कमलाई। ठीक है, तो एक तो भोपाल में नेपानगर वो काफ़ी प्रसिद्ध है अखबारी कागज़ या न्यूज़ प्रिंट के लिए, और दूसरा है आपके होशंगाबाद में करेंसी जो नोट हैं वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। इसके अलावा कर्नाटक में भद्रावती, बेंगलोर, रामनगर और कृष्णराज नगर। कर्नाटक में भद्रावती, बेंगलोर, रामनगर और कृष्णराज नगर। नेक्स्ट है गुजरात में सूरत, वडोदरा, वापी, भावनगर और राजकोट। सूरत, वापी, बड़ोदरा, भावनगर और राजकोट, यहाँ पर कागज़ का उत्पादन है वो किया जाता है। भारत में अगर कागज़ उत्पादन की अपन बात करें तो यहाँ पर मांग के अनुसार पर्याप्त कागज़ का उत्पादन नहीं होता है, यानी जितना कागज़ यहाँ पे उत्पादित किया जाता है वो सारा का सारा काम में ले लिया जाता है, और बाकी मांग के अनुसार जो कागज़ है वो बाहर से अपने को आयात करना पड़ता है। ठीक है, तो ब्रीफ में संक्षेप में अगर अपन देखें तो कागज़ उद्योग जो है वो डिपेंड कच्चा माल कहाँ से मिल रहा है, फसलों और वनस्पतियों की जो अवशिष्ट भाग हैं उनको सड़ा गला के उनकी लुगदी तैयार करके और फिर कागज़ बनाया जाता है। काफ़ी पुराना उद्योग है। अपने यहाँ भी जैसे मान लो घरों में इस प्रकार का जो है कार्य वो किया जाता है। घरों में भी जैसे मान लो जो उपयोगी जो चीज़ें हैं वो इसके द्वारा, खिलौने वगैरह हैं वो इसके द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने यहाँ पे 70% जो कागज़ है
वो गन्ने के अवशिष्ट यानी खोई या जो सीठी होती है उससे प्राप्त होता है। सबसे पहले कागज़ उद्योग का विकास है श्रीरामपुर, पश्चिम बंगाल, हुगली और मद्रास, 3 जगह कारखाने स्थापित किए गए थे, लेकिन ये तीनों कारखाने हैं वो असफल रहे। पहला सफल कारखाना जो है वो लखनऊ में स्थापित किया गया था इंडियन पेपर मिल के नाम से। लखनऊ में, उत्तर प्रदेश लखनऊ में इंडियन पेपर मिल के नाम से स्थापित किया गया था 1881 में। ठीक है। इसके बाद में जो पश्चिम बंगाल टीटागढ़ 1879 में, और पश्चिम बंगाल टीटागढ़ में फिर 1881 में एक कारखाना, टीटागढ़ का जो कारखाना है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये कारखाने हैं वो सफल कारखानों के रूप में रहे। ठीक है। कच्चा माल और परिवहन इसके स्थानीयकरण के लिए उत्तरदायी कारक है। और स्थिति अगर अपन देखें भी उद्योग का विकास है वो किस रूप में होता है। 1947 में कुल 17 यूनिट थी, यानी 17 बड़े कारखाने थे और 19,000 टन उत्पादन कागज़ का यहाँ पर होता था। और वर्तमान में 800 से ज़्यादा छोटे बड़े कारखाने स्थित हैं जिनमें 128 लाख टन कागज़ का उत्पादन किया जाता है। टोटल जो उत्पादन अपने यहाँ पे हो रहा है उस उत्पादन का 65% भाग है वो अखबार बनाने में काम में ले लिया जाता है, अखबारी कागज़ के अंतर्गत वो काम में आ जाता है। बाकी जो 35% बचता है उससे अन्य जो सामान है वो बनाया जाता है। उत्पादन की अपन बात करें तो उत्पादन में पश्चिम बंगाल में टीटागढ़ क्षेत्र, रानीगंज क्षेत्र, कोलकाता और त्रिवेणी, इन क्षेत्रों में कागज़ उद्योग है वो लगाए गए हैं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, चंद्रपुर, पिंपरी और कामठी, यहाँ पे ये उद्योग केंद्रित है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, सहारनपुर, लखनऊ जहाँ पे सबसे पहली सफल मिल है वो लगाई गई थी इंडियन पेपर मिल के नाम से, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ, यहाँ पे ये उद्योग केंद्रित है। मध्य प्रदेश काफ़ी अहम रोल है इसका। एक तो भोपाल, ठीक है, भोपाल में नेपानगर, ये 2 क्षेत्र हैं वो प्रसिद्ध हैं। नेपानगर किसके लिए? न्यूज़ प्रिंट या अखबारी कागज़। नेपानगर न्यूज़ प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। और कागज़ के नोट या करेंसी नोट इसके लिए होशंगाबाद। ठीक है। तो ये दोनों केंद्र प्रसिद्ध हैं, भोपाल नेपानगर न्यूज़ प्रिंट के लिए। होशंगाबाद जो है यहाँ पे अपने जो नोट बनते हैं तो नोट बनने का जो कागज़ है वो होशंगाबाद में बनाया जाता है। तो भोपाल, रीवा, होशंगाबाद और कमलाई ये प्रमुख केंद्र हैं यहाँ पे। कर्नाटक में भद्रावती, बेंगलोर, रामनगर और कृष्णराजनगर। इसी प्रकार से गुजरात में सूरत, वडोदरा, वापी और भावनगर और राजकोट में उत्पादन है वो किया जाता है। इसके अलावा अपन देखें तो अपने यहाँ पे जो उत्पादन हो रहा है वो मांग के अनुसार नहीं है, इतना उत्पादन नहीं है कि मांग की पूर्ति की जा सके। इसलिए जो है अपन जो है बाहर से कागज़ को आयात करना पड़ता है। टोटल जो मांग है उसकी पूर्ति के लिए अपने को बाहर से कागज़ मंगाना पड़ता है। नेक्स्ट है राजस्थान में औद्योगिकरण। राजस्थान में औद्योगिकरण, ठीक है। अपन ने देखा कि राजस्थान खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है, लेकिन उन खनिजों पे आधारित या यहाँ पे जो फसलें उत्पादित होती हैं उनके ऊपर आधारित उद्योगों का जो विकास है वो कम मात्रा में हुआ है। तो खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है राजस्थान, लेकिन औद्योगिक विकास है उसकी दृष्टि से अगर अपन देखें अन्य जो राज्य हैं भारत के उनसे तुलनात्मक रूप में देखें तो राजस्थान को औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा राज्य कहा जा सकता है। टोटल जो औद्योगिक उत्पादन है उसमें राजस्थान का योगदान मात्र 6%, यानी केवल 6% योगदान जो है वो राजस्थान का है टोटल औद्योगिक उत्पादन में भारत में। राजस्थान की अपन बात करें तो उद्योगों से प्राप्त जो आय है, टोटल जो आय प्राप्त होती है उससे 30% जो आय है वो उद्योगों से प्राप्त हो रही है। यानी कहने का मतलब जीडीपी में योगदान उद्योगों का 30% है। सकल घरेलू उत्पाद में योगदान जो है वो राजस्थान में उद्योगों का 30% है। यहाँ पे अपन देखें उद्योगों का विश्लेषण करें तो खनिज आधारित जो उद्योग हैं वो ज़्यादा मात्रा में हैं। उसमें भी विशेष रूप से यहाँ पे जो उद्योगों से आय प्राप्त हो रहे उसमें जैसे आभूषण उद्योग है, जैसे सोना चांदी वगैरह ये जो है
प्रीसियस स्टोन्स हैं, उनका जो कार्य होता है, तो वो जो उद्योग है वो काफ़ी विकसित दशा में है। इसके अलावा शीशा जस्ता उद्योग है वो विकसित दशा में है, तांबा उद्योग है वो विकसित दशा में है अपने यहाँ पे, सीमेंट उद्योग है वो विकसित दशा में है, संगमरमर उद्योग है, नमक उद्योग है, हस्तशिल्प उद्योग है, और जो आपके तिलहन उद्योग, तिलहन सरसों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है अपने यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रमुख ऐसे उद्योग हैं जो यहाँ पे विकसित दशा में है। आभूषण उद्योग, शीशा जस्ता उद्योग, तिलहन उद्योग, सीमेंट उद्योग, संगमरमर उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, नमक उद्योग, ठीक है। ये जो उद्योग हैं वो यहाँ पे विकसित दशा में है। अब अपन विशेष रूप से उद्योगों की ज़्यादा बात न करके संक्षेप रूप में औद्योगिक जो विकास है राजस्थान में वो किस प्रकार से हुआ है, तो संक्षेप में सभी उद्योगों के बारे में अपन जानेंगे। थोड़ी थोड़ी जो बात है सभी उद्योगों के बारे में अपन करेंगे। तो संक्षेप में अगर अपन बात करें तो उसमें पहला है शीशा जस्ता उद्योग। पहला जो उद्योग है शीशा जस्ता उद्योग। तो शीशा जस्ता काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे अपन खनिजों में पढ़ा था, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है। और मुख्य रूप से जो जावर की खाने हैं उदयपुर में काफ़ी प्रसिद्ध है, और इसके लिए देबारी में शीशा जस्ता उद्योग की स्थापना की गई है। यानी जो इस्पात शीशा जस्ता जो है शोधन कारखाना है वो देबारी में स्थापित किया गया है। इसके अलावा एक कारखाना चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में, और एक कारखाना कपासन, चंदेरिया और कपासन में जो कारखाने हैं वो और स्थापित किए गए हैं। और यहाँ पे जो रॉ मटेरियल कच्चा माल है वो देबारी, जावर, चंदेरिया यहाँ से प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा राजपुरा दरीबा, रामपुरा आगूचा भीलवाड़ा में, रामपुरा आगूचा, पूर बनेड़ा, चौथ का बरवाड़ा और गुढ़ा किशोरी दास, यहाँ से जो है कच्चा माल मंगा लिया। तो उद्योग का जो केंद्रीकरण है वो है देबारी, ठीक है। जावर माला खाने काफ़ी प्रसिद्ध है, वहाँ से कच्चा जो माल है वो यहाँ पे उपलब्ध होता है। चंदेरिया चित्तौड़गढ़ और कपासन चित्तौड़गढ़ में जो जिंक स्मेल्टर कारखाने हैं वो स्थापित किए गए हैं। तो 3 बड़े कारखाने हैं। कच्चा माल जो है वो इस क्षेत्र से, इसके अलावा राजपुरा दरीबा है वहाँ से, रामपुरा आगूचा जो भीलवाड़ा में है वहाँ से कच्चा माल आ जाता है, पूर्व बनेड़ा और चौथ का बरवाड़ा जो सवाई माधोपुर में वहाँ से, और गुढ़ा किशोरी दास अलवर में स्थित है वहाँ से कच्चा माल है वो आ जाता है, ठीक है। तो ये क्षेत्र है जहाँ पर शीशा जस्ता उद्योग है वो केंद्रित है, और टोटल जो शीशा जस्ता है उसका 95% उत्पादन वो अकेला राजस्थान कर रहा है। इसका मतलब ये जो उद्योग है या ये जो खनिज हैं उनमें राजस्थान का जो है एकाधिकार अपन मान सकते हैं। दूसरा अपन बात करें सीमेंट उद्योग की, तो संक्षेप में देखेंगे, उद्योगों का अध्ययन नहीं कर रहे, औद्योगिकरण का अध्ययन कर रहे हैं, तो बिल्कुल संक्षेप में भी कौन से उद्योग हैं वो यहाँ पे केंद्रित हैं, ठीक है। उद्योगों का अध्ययन है वो डिटेल से बाद में अपन करेंगे। सीमेंट जो उद्योग है, तो सीमेंट उद्योग में राजस्थान अग्रणी है, और यहाँ पे जो है 1916 में सीमेंट का जो प्रथम कारखाना है वो खोला गया था लाखेरी बूंदी में जो है प्रथम कारखाना खोला गया था। क्षेत्रों में अगर अपन बात करें तो निम्बाहेड़ा, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, उदयपुर, सिरोही, पाली, नागौर, इन 2 पट्टियां हैं इसकी। निम्बाहेड़ा से लेके चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर तक एक पट्टी हो गई। दूसरी उदयपुर, सिरोही, पाली, नागौर, ठीक है, मेवाड़ और मारवाड़ में स्थित है। और ये पेटी जो है हाड़ौती के पठारी भाग में, ठीक है। तो यहाँ पे ये उद्योग है वो केंद्रित है, और सबसे ज़्यादा जो कारखाने हैं वो हैं आपके चित्तौड़गढ़ में। यानी अगर सीमेंट उद्योग आपको लगाना है तो आप किस क्षेत्र को वरीयता देंगे? चित्तौड़गढ़। यानी सीमेंट उद्योग के लिए सर्वाधिक अनुकूल जिला वो कौन सा है?
चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, तो इस प्रकार से चित्तौड़गढ़ में और सबसे ज़्यादा यूनिट है वो भी यहीं पे हैं, यानी 6 बड़े कारखाने हैं वो यहाँ पे स्थापित किए गए हैं चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पे टोटल जो उत्पादन हो रहा है देश का उसका 16% उत्पादन है वो अकेला राजस्थान कर रहा है, और टोटल उत्पादन का 90% भाग है वो पोर्टलैंड सीमेंट के रूप में, यानी जो काली सीमेंट होती है उसके रूप में, और 10% जो है वो सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन यहाँ पर होता है। सफ़ेद सीमेंट के 2 क्षेत्र हैं इसमें, एक तो गोटन नागौर और खारिया खंगार जोधपुर। ठीक है, तो इस प्रकार से सीमेंट उद्योग की दृष्टि से राजस्थान को देखें तो ये जो उद्योग है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी दशा में स्थित है। इसके अलावा अपन बात करें हस्तशिल्प उद्योग। हस्तशिल्प उद्योग, तो हस्तशिल्प उद्योग है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी दशा में है, क्योंकि पुराने समय से विभिन्न प्रकार की जो हस्तशिल्प कलाएं हैं उनकी दृष्टि से राजस्थान अग्रणी माना जाता है। हस्तशिल्प उद्योग, इसमें आभूषण, तो आभूषण के लिए आभूषण या विभिन्न जो प्रेशियस स्टोन है, ठीक है, रत्न वगैरह हैं, तो उनका जो कार्य है उसके लिए राजस्थान है वो शुरू से ही जाना जाता है। तो रत्न और आभूषण जो उद्योग है वो अपने यहाँ पे सबसे प्रधान केंद्र है जयपुर। जयपुर और प्रतापगढ़, जो कांच पे सोने की कारीगरी का काम होता है प्रतापगढ़ में, जिसको अपन थेवा कला कहते हैं, और चांदी पे जो काम होता है नाथद्वारा का। ठीक है, तो चांदी का जो काम है वो नाथद्वारा का। तो रत्न और आभूषण उद्योग, रत्न व आभूषण उद्योग जयपुर, प्रतापगढ़ और नाथद्वारा का प्रसिद्ध है। इसके अलावा मूर्ति और कलात्मक सामान, मूर्ति व कलात्मक सामान, इसके अंदर जयपुर, अलवर, उदयपुर और जोधपुर। ठीक है, ये क्षेत्र हैं उसके लिए प्रसिद्ध। जयपुर में जो आदमकद की बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं वो बनाई जाती हैं, यानी बड़ी जो मूर्तियों के लिए ये प्रसिद्ध है। जयपुर में जो खजाने वालों का रास्ता है वहाँ पर ये जो मूर्तियां हैं वो बनाई जाती है। शिलावत जाति के लोग हैं वो इस कार्य में संलग्न है, यानी उनका काम जो है वो मूर्ति बनाना है, यानी अच्छे मूर्तिकार वो हैं वो माने जाते हैं। इसके अलावा लाख का सामान व चूड़ियाँ, लाख का सामान व चूड़ियाँ ये भी राजस्थान के काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो ये जयपुर और जोधपुर, जयपुर व जोधपुर। इसके अलावा हाथी दांत, हाथी दांत का जो काम, हाथी दांत के खिलौने, विभिन्न वस्तुएं वगैरह और हाथी दांत की जो चूड़ियाँ हैं वो भी जयपुर और जोधपुर की प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो लाख और जो हाथी दांत का काम है उसके लिए जयपुर और जोधपुर प्रसिद्ध है। इसके अलावा रंगाई छपाई, रंगाई छपाई का जो कार्य है वो सांगानेर, सांगानेर जयपुर में, बगरू जयपुर में, और इसके अलावा बाड़मेर। ठीक है, तो जयपुर, बाड़मेर और पाली। ठीक है, जयपुर में सांगानेर और बगरू, बाड़मेर और पाली। तो ये प्रिंट उद्योग, यहाँ का प्रिंटिंग उद्योग है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। जो बेडशीट पे प्रिंट होती है वो सांगानेरी प्रिंट वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। बगरू प्रिंट वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। बाड़मेर का जो अजरक प्रिंट है वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, यानी दोनों ओर। बाड़मेर का जो अजरक प्रिंट है उसमें दोनों कपड़े के दोनों ओर छपाई की जाती है। सांगानेरी जो प्रिंट है उसके अंदर जो है लाल, नीला और काला, इन 3 रंगों की प्रधानता होती है। बगरू प्रिंट है उसमें रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता, जो प्राकृतिक रंग है उनका उपयोग इसमें किया जाता है। इसके अलावा जैसे मान लो रंगाई जो आपके गोटा किनारी उद्योग है वो यहाँ पे अपने यहाँ पे खंडेला का जो गोटा किनारी उद्योग है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। अन्य जो उद्योग है उसमें अपन बात करें तो चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग के लिए जयपुर में मानपुरा माचेड़ी जो क्षेत्र है, यानी लेदर कॉम्प्लेक्स, वो यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो जयपुर, जोधपुर, अजमेर,
व बाड़मेर। तो यहाँ का जो चमड़ा उद्योग है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा अपन बात करें मार्बल उद्योग या संगमरमर उद्योग। तो मार्बल उद्योग का पहले जो केंद्रीकरण है वो था मकराना नागौर में, और वर्तमान में उभरता हुआ जो क्षेत्र है वो है किशनगढ़ अजमेर में, जो मार्बल मंडी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा राजसमंद, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है। राजसमंद, जालोर, पाली, ठीक है। राजसमंद, जालोर और पाली, इन क्षेत्रों में जो है मार्बल उद्योग है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। अपने यहाँ का जो मार्बल क्वालिटी की दृष्टि से अगर अपन देखें तो वो काफ़ी प्रसिद्ध है। मकराना का जो मार्बल है वो पूरे भारत में प्रसिद्ध था। वर्तमान में मार्बल उद्योग का जो केंद्रीकरण है वो हो गया है किशनगढ़ और राजसमंद में ज़्यादा मात्रा में। इसके अलावा पाली, सिरोही में भी इसका उत्पादन है। वो कहते तो मार्बल के जैसे मान लो कटिंग का काम है और उसकी घिसाई और उसमें पॉलिशिंग का जो काम है वो इन क्षेत्रों में किया जाता है। इसके अलावा नमक उद्योग, नमक व रसायन उद्योग। तो नमक निर्माण का कार्य जो है वो खारे पानी की झीलों में, खारे पानी की जो झीलें हैं उनसे खारे जल से नमक बनाया जाता है। और भारत की खारे पानी की जो झील है वो है आपके राजस्थान में सबसे बड़ी सांबर, जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। सांबर झील जो है, झील नमक के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन यही होता है। टोटल भारत का 8.7% नमक अकेली सांबर झील के द्वारा तैयार होता है। और गुणवत्ता की दृष्टि से भी देखें तो सांबर झील का नमक है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा जैसे मान लो नावा है, कुचामन है, रेवासा है, पचभद्रा है, डीडवाना है, पोखरण झील है, तो यहाँ पे उत्पादन है वो किया जाता है। इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा जो है सोडियम सल्फेट संयंत्र वो डीडवाना में स्थापित किया गया। डीडवाना झील में, डीडवाना में सोडियम सल्फेट संयंत्र, नागौर की डीडवाना झील से स्थापित किया गया है, जो राज्य सरकार का उपक्रम है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम सल्फेट संयंत्र की जो स्थापना है वो की गई है पचभद्रा बाड़मेर इस झील से नमक भी बनाया जाता है और मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो भी तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों जो कारखाने हैं वो राज्य सरकार के कारखाने हैं। तो एक तो सोडियम सल्फेट संयंत्र डीडवाना नागौर में स्थापित किया गया है और मैग्नीशियम सल्फेट संयंत्र पचभद्रा बाड़मेर में स्थापित किया है। पचभद्रा बाड़मेर में नमक भी बनाया जाता है कि यहाँ पे खारवाल जाति के जो लोग हैं वो नमक तैयार करते हैं। नमक के जो मोटा नमक होता है, डली का नमक, तो स्फटिक या क्रिस्टल हैं वो खारवाल जाति के जो लोग हैं उनके द्वारा तैयार किए जाते हैं। और इसमें वहाँ पे एक प्रकार की झाड़ी पाई जाती है, मोरली झाड़ी उसको कहा जाता है। उस मोरली झाड़ी का प्रयोग करके और फिर जो है यहाँ पे नमक तैयार किया जाता है। तो ये ब्रीफ है, यानी अपन उद्योग नहीं पढ़, राजस्थान में औद्योगिकरण पढ़ रहे हैं कि किन किन उद्योगों का विकास ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करें ऊन उद्योग। तो ऊन, इन भेड़े जो हैं वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाई जाती है और इसका प्रमुख केंद्र जो है वो है आपके बीकानेर जो है वो राजस्थान या भारत में ही नहीं, एशिया में सबसे बड़ी ऊन की जो मंडी है वो बीकानेर में स्थित है। और ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में कहाँ पे किया जा रहा है, जो है राजस्थान में, ठीक है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में किया जा रहा है। बीकानेर, जोधपुर और पाली, यहाँ पे ऊन का जो उत्पादन है, इन ऊन उद्योग है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में केंद्रित है। नमदे, गलीचे वगैरह जो है, कंबल वगैरह ऊन से वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। इसके अलावा सूती वस्त्र उद्योग, जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा था, सूती वस्त्र उद्योग में भीलवाड़ा है, उदयपुर है, कोटा है, गंगानगर, ब्यावर, ठीक है, यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग केंद्रित है।
और यहाँ पे कृत्रिम तरीके से नमी पैदा करके और फिर सूती वस्त्र जो है उसका उत्पादन किया जाता है। और इसमें भीलवाड़ा सबसे ज़्यादा केंद्रीकरण सूती वस्त्र उद्योग का हुआ है और टोटल भारत का 4% सूती कपड़े का उत्पादन है वो यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो सूती वस्त्र उद्योग जो है वो यहाँ पे केंद्रित नवीन उद्योग है, ज़्यादा पहले इसका विकास ज़्यादा मात्रा में नहीं था। नेक्स्ट जैसे तिलहन उद्योग है, तो तिलहन में सरसों राई का सर्वाधिक उत्पादन, तिलहन में सरसों राई का यानी 70% से ज़्यादा उत्पादन है वो अकेला राजस्थान करता है। और भरतपुर अलवर वाला जो भाग है वो सरसों उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। एक तो भरतपुर अलवर का भाग हो गया और एक जो है गंगानगर वाला जो भाग है वहाँ पे सरसों का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। तिलहन उद्योग में विभिन्न प्रकार के जो तिलहन फसलें हैं उनसे तेल निकाला जाता है, जिसमें आपकी मूंगफली है, सोयाबीन है, सरसों है, अलसी है, अरंडी है। ठीक है, तो इनका तेल निकाला जाता है। तो ये उद्योग है वो आपके भरतपुर, जयपुर और अलवर, अजमेर, कोटा और उदयपुर। ठीक है, यहाँ पे केंद्रित है। भरतपुर का इंजन छाप तेल, सरसों का तेल वो काफ़ी प्रसिद्ध है, इंजन छाप तेल है। जयपुर का वीर बालक तेल, महाराजा वनस्पति, वो काफ़ी प्रसिद्ध है यहाँ की। ठीक है, अरंडी का तेल के लिए अजमेर, अरंडी के तेल के लिए कोटा जो है वो चंबल छाप जो तेल आता है उसके लिए जाना जाता है। इसके अलावा अपन बात करें चीनी उद्योग, तो चीनी उद्योग का जो केंद्रीकरण है वो अपने यहाँ पे एक तो क्षेत्र आ गया कोटा, बूंदी और उदयपुर यहाँ पे, और दूसरा क्षेत्र आ गया गंगानगर। ठीक है, तो गंगानगर में जो गन्ने का उत्पादन होता है तो दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड वहाँ पे केंद्रित है, जो राजस्थान की चीनी बनाने की सबसे बड़ी मिल है। तो वहाँ पे दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड में वहाँ का गन्ना, और कोटा बूंदी यानी हाड़ौती वाला जो भाग है वहाँ पे कोटा, बूंदी, दकेसराय, पाटन, तो यहाँ पे आपके चित्तौड़गढ़ में भोपाल सागर, चित्तौड़गढ़ में जो भोपाल सागर में जो चीनी मिल है जो आजकल बंद पड़ी है, केसराय पाटन जो मिल है बूंदी में स्थित है। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे चीनी का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा अपन बात करें ग्वार गम उद्योग, ग्वार गम उद्योग यानी ग्वार का जो बीज होता है, ग्वार के बीज से 46% तक टोटल उसकी वैल्यू वजन होता है, उसमें 46% तक गोंद या गम प्राप्त किया जाता है। तो ग्वार गम उद्योग है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है और मुख्य रूप से चूरू, जोधपुर और बाड़मेर। ठीक, प्राकृतिक जो गोंद होता है, प्राकृतिक गम जिसको अपन बोलते हैं गोंद, तो ग्वार से एक तो गोंद बनाया जाता है जो अडेसिव के रूप में काम में लिया जाता है, चिपकाने के लिए काम में लेता है। एक जो खाने वाला गोंद, प्राकृतिक गोंद जो होता है उसके लिए बाड़मेर चौहटन बाड़मेर ये प्रसिद्ध है। ठीक है, चौहटन बाड़मेर प्राकृतिक गोंद के लिए, और इसके अलावा ग्वार गम जो है उसके लिए चूरू, जोधपुर और जो बाड़मेर क्षेत्र है वो इसके लिए जाना जाता है। इसके अलावा जैसे मान लो कागज़ उद्योग की अपन बात करें तो कागज़ उद्योग अपने यहाँ पे ज़्यादा विकसित दशा में नहीं है, लेकिन घोसुंडा, चित्तौड़गढ़ जो है वो कागज़ उद्योग के लिए जाना जाता है। इसके अलावा भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा और जो कोटा में कागज़ उद्योग है वो केंद्रित। इस प्रकार से देखें तो ये जो उद्योग है उनके माध्यम से राजस्थान में उद्योगों का विकास है वो हुआ है। अधिकांश जो उद्योग हैं वो खनिजों पे आधारित हैं, कुछ उद्योग कृषि पे आधारित है, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर अपन देखें तो राजस्थान में उद्योगों का विकास ज़्यादा मात्रा में नहीं हुआ है। तो राजस्थान को औद्योगिक विकास की दृष्टि से एक पिछड़ा राज्य है वो कहा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं औद्योगिक प्रदूषण। औद्योगिक प्रदूषण कि वर्तमान में अगर अपन देखें तो औद्योगिक विकास है
वो किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए एक सहायक कारक है। यानी बिना उद्योगों के विकास के किसी भी देश का विकास संभव नहीं है। लेकिन औद्योगिक विकास के साथ साथ दूसरा पहलू ये भी है कि उससे पर्यावरण या प्रकृति का नुकसान जो है या विनाश है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। अगर वर्तमान में प्रकृति या पर्यावरण के विनाश के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कारक किसी को अपन माने तो वो उद्योगों को माना जा सकता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो उद्योगों के द्वारा प्रकृति या पर्यावरण का सबसे ज़्यादा मात्रा में विनाश हो रहा है। औद्योगिकरण जितना ज़्यादा मात्रा में होगा तो वह नगरीकरण में सहायक होता है। यानी उद्योगों के विकास के साथ साथ नए नगरों का निर्माण होगा, साथ में नगरों का जो विस्तार है वो होगा। तो कहने का मतलब औद्योगिकरण और नगरीकरण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उद्योगों का विकास होगा तो नगरों का विकास होगा, नगरीकरण को बढ़ावा मिलेगा, और नगरीकरण को बढ़ावा मिलेगा तो औद्योगिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। और इसके कारण से विभिन्न प्रकार के, यानी उद्योगों के विकास होने से उद्योगों से जो अवशिष्ट पदार्थ हैं वो वहाँ किसी भी जो जलीय स्रोत है उसमें बहा दिए जाते हैं, तो जल प्रदूषण है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इससे होता है। और दूसरा इसके द्वारा वायु प्रदूषण वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा, क्योंकि जो कल कारखाने होते हैं उनके द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में धुआं जो है वो निकलता है, वो छोड़ा जाता है, उससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वायु प्रदूषण है वो होता है। इसके लिए, इसकी मॉनिटरिंग के लिए केंद्रीय जल मल नियामक बोर्ड की स्थापना की गई है। केंद्रीय जल मल नियामक बोर्ड, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जो प्रदूषण हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग या निगरानी है वो की जाती है। और इसमें से गंगा और यमुना नदी जो पवित्र नदियां हैं, पानी जो है वो काफ़ी इनका साफ़ है, लेकिन इनके किनारे उद्योगों का विकास हो गया है। बड़े बड़े नगर हैं उनमें उद्योगों का विकास हो गया है, औद्योगिक अवशिष्ट हैं वो डायरेक्ट इन नदियों में बहा दिए जाते हैं, जिसके कारण से वर्तमान में ये जो नदियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो गई हैं। गंगा नदी जो भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रदूषित है, उसका जल जो है वो भी पवित्र या साफ़ नहीं रहा है। यमुना नदी जो है वो दिल्ली शहर में आते आते इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती है कि एक कीचड़ के रूप, उसका पानी जो है वो बिल्कुल काला हो जाता है, कीचड़ के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार से ये जो नदियां हैं इनके, गंगा और यमुना के प्रदूषित होने का जो मुख्य कारण है वो इनके सहारे स्थित चमड़ा उद्योग है, जो कागज़ उद्योग है, विभिन्न खाद के कारखाने, खाद उद्योग और विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक कारखाने हैं उनको माना जाता है। ये केंद्रीय जल और मल नियामक बोर्ड के द्वारा माना गया है। इसके अलावा जो गोमती नदी है, गोमती नदी जिसके किनारे लखनऊ जो शहर है वो बसा है, लखनऊ में जो गोमती नदी है, तो लखनऊ के जो उद्योग हैं उसमें मूल रूप से गन्ना और कागज़ उद्योग, गन्ना और कागज़ उद्योग के जो अवशिष्ट हैं वो इतने ज़्यादा मात्रा में गोमती नदी में मिला दिए जाते हैं कि वर्तमान में इसका पानी जो है वो पानी जैसे जीवन के लिए आवश्यक होता है, अमृत के रूप में होता है, लेकिन इसका पानी जो है वो विष बन गया है। यानी काफ़ी इतना ज़्यादा विषाक्त हो गया है कि जलीय जीवन है वो नष्ट होने लगा है। यानी जल में रहने वाली जो मछलियाँ तक हैं वो मर के और किनारे पर आने लग जाती हैं, इतना ज़्यादा विषाक्त है वो इसका पानी हो गया है। एक अध्ययन के अनुसार, जो स्टडी है उसके निष्कर्ष पे अगर अपन नज़र डालें तो टोटल जो नगरीय जनसंख्या होती है उस नगरीय जनसंख्या में 30% जनसंख्या, टोटल नगरीय जनसंख्या किसी भी महानगर की अपन बात लें तो उस नगरीय जनसंख्या की 30% जो जनसंख्या है वो सांस की बीमारियों से ग्रसित होती है। सांस की बीमारियां जो है वो होती हैं। और इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण नगरीय क्षेत्रों में उद्योगों के द्वारा जो निःसृत धुआं वगैरह है, जो विषैले विषाक्त पदार्थ हैं जो वायु में मिले हुए होते हैं। ठीक है, तो अगर अपन बात करें तो टोटल जनसंख्या की 30% जनसंख्या नगरीय भागों में वो सांस की बीमारियों से ग्रसित होती है, और उसका मूल कारण है वहाँ पर वायु प्रदूषण। और वायु प्रदूषण का मूल कारण होता है वहाँ का औद्योगिक विकास या वहाँ का औद्योगिकरण। ठीक है, क्योंकि वायु में वहाँ पे कार्बन, सीसा, सल्फर या अन्य जो विषाक्त पदार्थ हैं उनकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। औद्योगिक अवशिष्टों का जो प्रभाव है वो सागरीय पारितंत्र में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पड़ता है।
सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र पर भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे जो उद्योग हैं वो सागर तटीय भागों में स्थित हैं, और सागरीय भागों में उनके द्वारा जो अपशिष्ट भाग है वो सारा का सारा अपशिष्ट पदार्थ है वो सागरों में निःसृत कर दिया जाता है। तो सागरीय जो जीवन है, सागर में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं और जो जीवन है, मछली, घोंगे, केकड़े, इस प्रकार के जो हैं वो सारे के सारे धीरे धीरे नष्ट होने लग जाते हैं। तो सागरीय जीवन है, सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, उसके ऊपर भी संकट है वो आ जाता है। इसके अलावा जैसे मान लो विभिन्न जो जहाज़ होते हैं, तो जहाज़ों में जो तेल जो है जिनमें लाया जाता है, जो क्रूड ऑयल वगैरह है या तैयार जो तेल है वो लाया जाता है, पेट्रोकेमिकल्स वगैरह हैं वो लाए जाते हैं, तो उनमें अगर सागरीय क्षेत्र में दुर्घटना हो जाती है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में वो जो तेल है वो सागर में बिखर जाता है। अब आपने देखा होगा, अगर मान लो अपन पानी के ऊपर तेल डालें तो वो जो तेल है पानी में घुलता नहीं है, उसके ऊपर तेल की परत है वो जमा हो जाती है। उस परत के कारण से ऊपर से जो सनलाइट आ रही है, जो सूर्य किरण आ रही है, वो ज़्यादा गहराई तक सागर में नहीं जा पाती है, इसलिए जो नीचे के जीव हैं उनको सनलाइट की प्राप्ति नहीं होगी। दूसरा, सागर में जो है वायुमंडल की ऑक्सीजन जो है वो नहीं घुल पाती है, जिसके कारण, और तीसरा जो सागरीय जीव हैं वो सांस लेने में उनको तकलीफ होगी, क्योंकि ऊपर तेल की जो लेयर है, एक परत है वो जमा हो जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो तेल के टैंकर होते हैं उनकी जो दुर्घटनाएं हैं उनसे पारिस्थितिक तंत्र है, सागरीय पारिस्थितिक तंत्र, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रदूषित हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रभावित होता है। इसके अलावा जैसे मान लो बहुत सारे जो अपतटीय क्षेत्र हैं उनमें रिफाइनरीज लगाई गई है, तो वहाँ से भी जैसे मान लो तेल का रिसाव है वो होता रहता है। रिफाइनरीज में जो उप उत्पाद या अवशिष्ट उत्पाद हैं वो भी डायरेक्ट समुद्र में छोड़ दिए जाते हैं, तो उसके द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सागरीय पारिस्थितिक तंत्र को हानि होती है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी देश हैं जो सागरीय क्षेत्रों में जैसे बम परीक्षण वगैरह है, इस प्रकार के कार्य करते रहते हैं, तो उसके द्वारा भी सागरीय जो जीवन है उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान है वो हो रहा है। भारत में के संदर्भ में अगर अपन देखें तो लगभग 8 में से 1 पक्षी वो विलुप्ति की कगार पे है। ठीक है, यानी जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या अन्य विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण है उसके कारण से जितनी भी पक्षियों की प्रजातियां हैं उनमें जैसे मान लो एवरेज अपन ले तो 8 में से 1 पक्षी जो है वो वर्तमान में विलुप्ति के कगार पे है। यानी विभिन्न औद्योगिक विस्तार होने के कारण से या नगरीकरण के कारण से इनके जो आवश्यक क्षेत्र हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। इनमें मानव का जो प्रकोप है, मानव जो है वो उसमें ज़्यादा मात्रा में उसका हस्तक्षेप है, वो मानवीय हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण से धीरे धीरे इनके आवास क्षेत्र हैं वो सिमट रहे हैं, और जो आवास क्षेत्र हैं वो भी धीरे धीरे जो है वो नष्ट होते जा रहे हैं। इस प्रकार से अपन देखें तो 8 में से 1 पक्षी है वो विलुप्ति के कगार पे है। इसके अलावा वायु प्रदूषण की अपन बात करें तो अम्ल वर्षा भी, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड मूल होती है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उद्योगों के द्वारा निःसृत की जाती है, वायु में मिल जाती है, और वायु में मिलने के बाद में जो है जब बरसात होगी उस बरसात के साथ में वो सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित होके और जल बूंदों के साथ में धरातल पे गिरती है। तो ऐसी जो बरसात होती है जिसको अपन खारी बरसात कहते हैं, उसमें क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसमें, तो वो जो बरसात होती है वो काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होती है। यानी उस बरसात से पेड़ पौधे तक जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अपन इस प्रकार की जो एसिड रेन, उसको जो है अम्ल वर्षा या एसिड रेन उसको कहा जाता है, और उसका मूल कारण होता है औद्योगिक जो प्रतिष्ठान हैं उनसे निकलने वाली जहरीली गैसें, और मूल रूप से सल्फर डाइऑक्साइड है वो इसके लिए जिम्मेदार होती है। यूरोप का जो उत्तरी भाग है वहाँ पर, यूरोपीय उत्तरी भाग में जो झीलें हैं उन झीलों में सल्फ्यूरिक अम्ल इतना ज़्यादा जमा हो जाता है, हो गया है अम्ल वर्षा के कारण से, कि उन झीलों से वनस्पतियाँ और जो जीवन है यानी मछलियाँ वगैरह हैं वो सारे के सारे नष्ट हो गए हैं। तो बिल्कुल वो झीलें बिल्कुल जो है ख़राब हो गई हैं, क्योंकि न तो वहाँ वनस्पतियाँ हैं न ही वहाँ पे जलीय
जंतु हैं वो पाए जाते हैं। इसके अलावा इसका जो प्रभाव अपन देखें तो औद्योगिक जो अपशिष्ट हैं वो डायरेक्ट बहा दिए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के रसायन हैं वो बहा दिए जाते हैं, जिसके कारण से मृदा में वो मिलते रहते हैं और मृदा की गुणवत्ता में धीरे धीरे ह्रास होता रहता है और उसकी प्रोडक्टिविटी है वो कम होती जाती है और धीरे धीरे वो जो मृदा है वो अनउपजाऊ या बंजर मृदा में परिवर्तित होती जाती है। इस प्रकार से मृदा की जो उर्वरता है वो भी इसके कारण से काफ़ी मात्रा में कम होती जा रही है या लगातार उसमें कमी हो रही है। इसके अलावा जैसे मान लो लगातार जो औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं उनमें से ऊर्जा जो विषाक्त जो गैसें हैं वो निकलती रहती हैं, वायुमंडल में मिलती रहती हैं, जिसके कारण से जो ग्लोबल वार्मिंग यानी हरितगृह प्रभाव की जो गैसें हैं वो ज़्यादा निकलती हैं और उसका परिणाम होता है ग्लोबल वार्मिंग के रूप में, यानी तापमान में वृद्धि होती है और तापमान में वृद्धि होने के कारण से जो जीवन है उसके ऊपर खतरा आ जाता है। जैसे मान लो जो हिमानियाँ हैं तो हिमानियाँ पिघलने लगती हैं, नदियों के जो उद्गम स्थल हैं वो पीछे हट रहे हैं, बाढ़ की आशंका है वो बढ़ती जा रही है, जो समुद्र के तटीय भाग है क्योंकि ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ पिघल रही है, ज़्यादा मात्रा में पानी समुद्र में आ रहा है तो समुद्र तटीय भाग हैं वो ऊपर उठ रहे हैं, जिसके कारण से समुद्र तटीय भागों के डूब जाने का खतरा है वो पैदा हो गया है। तो सामूहिक रूप में अगर अपन देखें तो उद्योगों का जो विकास है वो किसी भी देश, किसी भी क्षेत्र या मानव के विकास के लिए ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि उस मानव का यानी जिसके लिए विकास के लिए औद्योगिक विकास जरूर था उसके अस्तित्व पर ही संकट पैदा हो जाए। इसलिए प्रकृति को या पर्यावरण को अपने को बचाना है, उसको संरक्षित करना है। तो औद्योगिक विकास जो है उसको कुछ पर्यावरण को बचाते हुए यानी ऐसे प्रयास किए जाएं कि उनके द्वारा पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो। तो ऐसे कार्यों के माध्यम से औद्योगिक विकास है वो किया जाना चाहिए। अगर मान लो वर्तमान दर से औद्योगिक विकास हो रहा है उसी दर से होता रहा तो धीरे धीरे बीमारियां जो हैं वो बढ़ जाएंगी, महामारियों की जो बारंबारता है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक प्रकोप है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे बाढ़ है, सूखा है, अकाल है, तो इनकी बारंबारता है वो बढ़ेगी, इनमें जो है इंटेंसिटी, इनकी गहनता वो है वो बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल निष्कर्ष रूप में अगर अपन देखें तो विकास ज़रूरी है और विकास के लिए औद्योगिक विकास है वो ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए चाहिए कि पर्यावरण या प्रकृति को संरक्षित रखते हुए सतत और संरक्षित विकास का एक मॉडल है वो तैयार किया जाना चाहिए। विकास जो है सतत और टिकाऊ विकास होना चाहिए। वर्तमान संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि आने वाली पीढ़ियों को के लिए भी वो संसाधन बचे रहें। तो मितव्ययता पूर्वक पर्यावरण को बचाते हुए विकास जो है वो किया जाना चाहिए और उसके आधार पे औद्योगिक विकास का एक ढांचा जो है वो अपने को तैयार किया जाना चाहिए, ताकि औद्योगिक विकास है वो भी होता रहे और साथ में जो मानव प्रजाति या प्राकृतिक संरक्षण है वो भी साथ में होता रहे।